हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो बेसिकली हमने सॉलिड स्टेट का जो पूरा चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और आज हम करेंगे इसके टॉप 10 क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को करने का हमारा मोटिव ये है कि पहले तो ये नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो नीट के प्रीवियस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। और सेकेंडली ये है कि थ्योरी पढ़ते टाइम अगर हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो छूट गया है या वो कोई भी कॉन्सेप्ट वीक रह गया है तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आपके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। अगर आपने थ्योरी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप चैनल पे विज़िट करके वो सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम आज का। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कटायन C एंड अनायन A. द अनायंस फॉर्म HCP lattice and cations occupy 75% of the octahedral voids. The formula of the compound is. तो देखो, नीट के पेपर में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लें। तो ये रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है जो नीट के एग्ज़ाम में आया था। तो ये पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो कटायंस हैं उसने कौन सी वर्ड्स ली हुई हैं, उसने ली है 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। और जो अनायंस हैं उन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर लिया है, उन्होंने लिया है HCP लैटिस स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो कटायन है, कटायन में जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो अगर आपने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 6 और 75% है तो उसका हम निकाल लेंगे परसेंटेज, दैट इज़ 6 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो हमारे पास आ गया 9/2। तो कटायन की जो रेशो है वो आ गई 9/2। अब अनायन, अनायन ने क्या ऑक्यूपाई किया है, वो है HCP यानी कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो ये लैटिस जो है अनायन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इसी वजह से जो HCP होते हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। तो इसी वजह से ये जो है हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमने क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, कटायन और वहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स और अनायन और नीचे नंबर ऑफ़ एटम्स। तो हम क्या करेंगे, नीचे कटायन की जो 9/2 लिख लिए और अनायन की हमने लिख लिए 6। ओके, तो 9/2 जो है, देखो जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो कभी भी जो फ्रैक्शनल में वैल्यूज़ में नहीं हो सकते। तो इसी वजह से हमने दोनों कटायंस और अनायंस उन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें जो नीचे का कटायन का डिनोमिनेटर था उसको रिप्लेस करना था। तो इसी वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आ गया 9/12। ओके, तो इसको जब हमने कट किया तो हमारे पास फॉर्मूला जो आया वो था C3A4। तो हमारे पास इसका मतलब जो भी कंपाउंड है जिसमें जो कटायंस हैं वो 75% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ले रहे हैं और अनायंस जो हैं वो HCP लैटिस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमारे जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया C3A4। ओके, C3A4 कैसे आया, पहले तो हमने ऑक्टाहेड्रल वर्ड निकालनी है, उनकी जो रेशो निकालनी है कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होंगे, और दूसरी हमने निकालनी है HCP लैटिस की। और HCP लैटिस में कितने एटम्स होते हैं, 6 एटम्स होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जो HCP लैटिस है वो ऐसे बनता है, यहाँ पे एटम्स, यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है HCP लैटिस में। तो इसी वजह से उसके जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो कितने हो गए, 6 नंबर ऑफ़ एटम्स हो गए। तो इसीलिए हमने जो फॉर्मूले में अनायंस के केस में क्या लिखा है 6 और कटायंस के केस में क्या लिखा है 9/2। ओके, तो अब हमारे पास आ गया एक फॉर्मूला, किसका आ गया, कंपाउंड्स का फॉर्मूला आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले समझें कि पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि आयरन एक्सिबिट BCC स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो आयरन है हमारे पास जिसका स्ट्रक्चर जो है वो BCC है, अबव 900 डिग्री सेल्सियस इफ़ ट्रांसफॉर्म्स टू FCC स्ट्रक्चर।
तो ज़्यादा टेम्परेचर में ये BCC स्ट्रक्चर क्या करता है, FCC में कन्वर्ट हो जाता है। द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट ऑफ 900 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमको निकालना क्या है कि रेशो निकालनी है डेंसिटी की, किसके ऊपर, पहले तो BCC स्ट्रक्चर पे और दूसरी FCC स्ट्रक्चर पे। तो इन दोनों की, BCC और FCC दोनों की हमने क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। रेशो किसकी निकालनी है, वो है डेंसिटी की रेशो। ओके, तो फर्स्ट लिखेंगे BCC। तो देखो BCC के केस में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 2 होते हैं। ओके, ये कैसे होते हैं 2, क्योंकि हमारे पास कॉर्नर्स पे होते हैं, वो आ गया 8 × 1/8 प्लस एक होता है बॉडी सेंटर पे, तो टोटल हमारे पास 2 आ गए नंबर ऑफ एटम्स। और FCC में क्या होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, कितने होते हैं FCC में, 4 होते हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि हमने नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल रखी हैं। तो हमें इसके लिए एक तो ये बताना चाहिए कि BCC और FCC के पास नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होंगे, और दूसरा मेन जो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए वो है रो इज़ इक्वल टू ZmNA। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, वो भी आप देख सकते हो कि इस फॉर्मूले को कैसे हम याद रख सकते हैं। तो हमको ये फॉर्मूला भी पता लग गया कि रो इज़ इक्वल टू Z इंटू M इंटू N इंटू A। A इज़ अ एज लेंथ एंड A क्यूब है, ठीक है। और दूसरे पे फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा। तो देखो हमारे पास मेटल कौन सी है, आयरन है, तो मास सेम होगा, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी सेम होगी सबके लिए, ठीक है। लेकिन जो एज लेंथ है उसकी वैल्यू डिफ़र कर सकती है, ठीक है। तो उसको एक को हम A1 लिख देंगे और दूसरे को हम कितनी लिख देंगे, A2। और फर्स्ट वाले की डेंसिटी को लिख देंगे रो 1 और सेकंड वाले की डेंसिटी को हम लिख देंगे रो 2। तो अब निकालनी है इनकी रेशो। तो देखो हमें पता है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर BCC को फॉलो करता है तो उसमें जो 4R की वैल्यू है वो कितनी होती है, √3A। ओके, और जब वो FCC को फॉलो करता है तो 4R की वैल्यू होती है √2A। तो देखो ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप तभी कर पाओगे जब आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद होगी। देखो अगर आपको ये नहीं याद कि BCC में नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होते हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर मान लो कि आपको चलो ये याद है कि BCC और FCC में नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं याद कि उसका डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। चलो आप इन दोनों को याद रख लेते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस को आपको याद रखना होगा, और आप याद ऐसे ही नहीं रख सकते, उसके लिए कुछ ट्रिक्स या कुछ आप मेथड्स फॉलो कर सकते हैं। तो उनको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। हमें याद है कि 4R इज़ इक्वल टू √3A एंड 4R इज़ इक्वल टू √2A, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों केसेस में, A1 की भी और A2 की भी। तो करना क्या है, हमें बस इस रो 1/2 में इन दोनों फॉर्मूलेज को पुट कर देना है। रो 1/2 में यहाँ पे A1 क्यूब की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 4R/√3, और यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी पुट करनी है, वो करनी है 4R/√2। तो 4R क्यूब और 4R क्यूब क्या हो गए, कट कर गए, और कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास क्या आया, 3√3 डिवाइडेड बाय 4√2। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेशो आ गई। किसकी रेशो आ गई, डेंसिटीज़ की रेशो आ गई BCC में और FCC में। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ये वाला C ऑप्शन। ओके, C ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। तो देखो जितना टाइम अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाया है, आपको एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं लगाना है। ओके, आप आपको कोशिश करनी है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिनिमम 30 सेकेंड्स लगाओ। 1 मिनट से ज़्यादा अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाओगे तो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व किया या ना किया वैलिड नहीं होगा।
क्योंकि आपको आगे क्वेश्चंस जो सॉल्व करने हैं उनमें टाइम बहुत कम बचेगा। तो कोशिश करनी है कि 30 सेकंड्स में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। और अगर आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी है तो आप 30 सेकंड्स का टाइमर लगा सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, और उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले 2 बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस किए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक क्वेश्चंस आपके लिए वो रखा जाए तो थोड़ा सा सिंपल हो। तो इसमें भी आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज ही टेस्ट होने वाली है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इज़। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मेटल का जब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि HCP। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि HCP के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि वो 12 कैसे होता है। तो बेसिकली जब 3 डायमेंशनल के अंदर जो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर एक दूसरे के साथ मिलती हैं, ठीक है, तो बनती हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन जब सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर आके मिलती है या थर्ड लेयर के ऊपर सेकंड लेयर आके अटैच होती है, तो कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं? HCP एंड CCP स्ट्रक्चर्स। जिसमें जो HCP स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसे बनता है कि यहाँ पे 3, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम और यहाँ पे एक एटम, ये एक स्ट्रक्चर होता है। जिसमें ये क्या है हमारे पास, ये है टेट्राहेड्रल वॉइड वाला स्ट्रक्चर, ओके। और एक ये स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल टाइप, ये वाला स्ट्रक्चर, ओके। और फिर से देखो, फिर से ये 3 एटम्स होते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर होता है, देन फिर से एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और अब एटम कहाँ है? एटम हमारा ये मेटल है, मेटल एटम जो है वो है हमारा यहाँ पे जो रेड डॉट लगाया हुआ यहाँ पे है। तो हमको निकालना क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? देखो, इस केस में इसके पास 1 2 3 4 5 6 तो इसके अराउंड ये एटम्स हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 ये हैं, टोटल कितने हो गए? 9, और 3 ये नीचे भी हैं, टोटल कितने हो गए? 12। मतलब इस मेटल एटम के अराउंड कितने एटम्स अटैच हैं? 12, ओके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की जो डेफिनेशन है वो यही होती है कि किसी भी आयन के साथ जितने भी नंबर ऑफ अनायंस या कटायंस या कोई भी एटम्स लगे हुए हैं उसके नेबरहुड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इस केस में मेटल का? दैट विल बी 12। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि HCP स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करता है, जो मैंने आपको समझा दिया है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको एज इट इज़ कि HCP स्ट्रक्चर के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होता है। लेकिन अगर आपको रीज़न पता होगा तो वो ज़्यादा टाइम तक आपके जो माइंड है उसमें रहेगी बात, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया है कि इसका जो रीज़न है वो ये है। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in calcium fluoride having the fluoride structure, the coordination number of calcium ion and the fluoride ion are, okay। तो हमारे पास एक क्या है? एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है CaF2, ओके। तो इसमें से उसने कैल्शियम और फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है हमें। तो ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है आपके लिए। तो इसका बेसिकली अगर आपको इसको याद रखना है, सेकेंड, तो हमारे पास एक डाटा है कि जो NaCl होता है, ठीक है, उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो है 8:8, ओके। जो सीजियम क्लोराइड होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6, ओके। अब जो कैल्शियम फ्लोराइड है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8:4, ओके। लेकिन अगर आप इसको ऐसे याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो कि NaCl में 8:8 होता है, सीजियम क्लोराइड में 6:6 होता है और कैल्शियम फ्लोराइड में 8:4 होता है। लेकिन ये सारे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, ये डिपेंड करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर आयन या कटायन के पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और वो
कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि जो कैल्शियम है वो FCC स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा होता है, और जो फ्लोराइड आयंस हैं वो कहाँ पे होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होते हैं। ओके, तो किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर पता करने से पहले हमें ये वो पता होना चाहिए कि जो कटायंस और अनायंस हैं वो कौन सी प्लेस पे हैं। ओके, क्योंकि अगर हमें ये पता होगा ना कि वो कौन सी प्लेस में है, तो ये भी पता होगा कि उसके नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम्स के साथ हमें इजीली पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव क्या ऑक्यूपाई कर रहा था, FCC, और हमें पता है कि FCC के केस में नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होते हैं, 4। ओके, नंबर ऑफ़ एटम्स आर 4 कैसे होते हैं, क्योंकि देखो कॉर्नर्स पे होते हैं, ये रही कॉर्नर्स की कंट्रीब्यूशन प्लस फेस सेंटर की कंट्रीब्यूशन। तो ये सब भी आपको मेरी पिछली वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आपने थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़ी है तो ये आपको कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऑलरेडी याद होगा कि जो FCC है उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। ओके, BCC में कितने होते हैं, BCC में नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं 2। ओके, सो सेकंड है हमारा जो फ्लोराइड आयन है वो कहाँ है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। और हमने अपनी पिछली ही वीडियो में किया था कि जो नंबर ऑफ़ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ़ एटम्स। तो नंबर ऑफ़ एटम्स हमें ऊपर पता ही चल गई कि नंबर ऑफ़ एटम्स कितनी है, 4। तो फ्लोराइड आयंस कितने हो गए, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ओके, तो 4 हमारे पास क्या है, कैल्शियम पॉजिटिव आयंस, एंड 8 हैं F नेगेटिव आयंस। लेकिन होता क्या है, देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, हेयर, ठीक है, और यहाँ पे F नेगेटिव चार्ज है। तो 1 कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, रिप्लेस करता है 2F नेगेटिव को। ओके, यानी कि एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव के पीछे 2 F नेगेटिव खड़े होते हैं। ओके, मतलब एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव विल बी इक्वल टू 2F नेगेटिव। ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव विल बी मोर। कैसे, देखो मैंने बोला कि एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव के पीछे कितने खड़े हैं, 2F नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर हमारे पास 10 कैल्शियम 2 पॉजिटिव हैं तो कितने F नेगेटिव उसके साथ खड़े होंगे, 20। ठीक है, तो इसका मतलब 10 कैल्शियम 2 पॉजिटिव के आसपास कितने खड़े हैं, 20। लेकिन अगर एक F नेगेटिव है तो उसके पास कितने खड़े हैं, उसके पास खड़े हैं 1/2 ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब हो गया अगर 10 हैं हमारे पास तो उसके आसपास कितने कैल्शियम 2 पॉजिटिव हैं, 5। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका क्या आता है, 8, यानी कि डबल आता है। ठीक है, क्योंकि डबल ही दे रहे हैं ना, एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव के पास 2 F नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि डबल हैं। तो उसका एक्चुअल में 4 होना चाहिए लेकिन डबल हैं, तो इसी वजह से उसका क्या है, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ओके, फॉर्मूला भी इसीलिए ऐसे है कि CaF2 के चार्ज को न्यूट्रल रखने के लिए ये सब किया गया है। ओके, तो इस वजह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 8:4 का। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रिलेटेड रेडियस रेशो के साथ। तो आपको एक रेडियस रेशो का टेबल होगा, वो आप याद रख सकते हो, किसी भी बुक में मिल जाएगा, NCERT की बुक में। तो उसी में ही ये क्वेश्चन है एक। तो क्वेश्चन क्या है वो है, द कंपाउंड XY हैज़ NaCl स्ट्रक्चर इफ़ द रेडियस ऑफ कटायन इज़ 100 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ अनायन विल बी। ओके, तो अनायन का रेडियस क्या होगा, तो हमें पता है कि जो रेडियस रेशो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, R पॉजिटिव डिवाइडेड बाय R नेगेटिव। और NaCl के केस में जो रेडियस रेशो होती है वो एग्जैक्टली 0.414 होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास बस निकालना क्या है, R नेगेटिव। तो कैलकुलेशंस करके हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप उस टेबल को भी याद रख सकते हो क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये सेम क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन के साथ आप उस टेबल को भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन BCC स्ट्रक्चर
द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एंड सेंट्रल मेटल एटम इज़। तो ये क्वेश्चन एम्स 2012 का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो, हमें पता है, वैसे तो पता ही होना चाहिए आपको इसका आंसर, लेकिन फिर भी अगर आपने थ्योरी को कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको ये समझाने के लिए है। ओके, तो हमने यहाँ पे कब क्यूब कंसीडर किया है और ये जो एटम है ये हमने क्या कंसीडर किया है, उसके कॉर्नर पे। सबसे पहले कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन निकालनी है। तो कॉर्नर पे लिखा है ये वाला एटम। तो ये जो एटम है इस क्यूब के साथ भी शेयर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे जो क्यूब होगा इसके साथ भी शेयर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे है, और ऊपर जो क्यूब होगा वहाँ के साथ भी, और इस साइड जो क्यूब होगा वहाँ के साथ भी। तो इसका मतलब ये जो एटम है कॉर्नर पे ये किसके साथ शेयर होता है, 4 स्फीयर्स के साथ। लेकिन एक और बात है कि इन स्फीयर्स के पीछे भी 4 और स्फीयर्स हैं। इसके पीछे अगर आप 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर इमेजिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे भी 4 और स्फीयर्स हैं। तो टोटल जो एक ये एटम है ये कितने स्फीयर्स के साथ शेयर हो रहा है, 8। ओके, सो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी इस एक यूनिट सेल की के अंदर, कितनी होगी, 1/8, क्योंकि टोटल कितने के साथ शेयर हो रहा है, 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, और एक यूनिट सेल में इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, 1/8। ओके, तो हमने कॉर्नर की जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो है, बॉडी सेंटर में जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, यानी कि क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे हमारे पास एक जो एटम है वो प्रेजेंट होता है। ओके, तो देखो, तो ये रहा क्यूब का सेंटर, ये रहा हमारा एक क्यूब का सेंटर। ओके, ये भी नहीं है। ओके, तो बिल्कुल सेंटर में कंसीडर करना है आपको क्यूब के, ठीक है। तो ये रहा क्यूब का सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए आप एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हो अपना रूम। आप अपने रूम में एक बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर के मतलब ये नहीं है कि आप रूफ़ पे एक पॉइंट, रूफ़ के एक सेंटर में एक पॉइंट कंसीडर कर लो, या आप फ्लोर पे बैठो और फ्लोर के सेंटर को आप एक उस क्यूब का सेंटर पॉइंट कंसीडर करो। सेंटर का मतलब ये है कि आप बिल्कुल आधे हवा में होने चाहिए, तो वो आपका जो पॉइंट कंसीडर करोगे वो होगा बॉडी सेंटर या सेंटर ऑफ द क्यूब। तो इसमें एक पॉइंट जो है क्यूब में कंसीडर करना है जो बिल्कुल सेंटर में होगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ना तो इस क्यूब के साथ शेयर हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में अगर इस वाले क्यूब के यहाँ पे फेस पे होता तो भी मैं मान लेती कि ये इस वाले क्यूब से शेयर हो रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल सेंटर पे है, तो ना वो इससे शेयर हो रहा है ना इस वाले किसी भी क्यूब से वो शेयर नहीं हो रहा। ये जो पॉइंट है या ये जो एटम है हमारे पास, ये किससे शेयर हो रहा है, ये सिर्फ एक ही यूनिट सेल से या एक ही क्यूब जो है हमारे पास उससे ही शेयर हो रहा है। तो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, 1। तो शेयर किससे हो रहा है, ये 1 से, ठीक है। तो शेयर किससे हो रहा है, 1 से। कोई भी कंट्रीब्यूशन को निकालने का फॉर्मूला होता है लैटिस पॉइंट, यानी कि कितने पॉइंट हैं जो कि 1 थे, ठीक है, और उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है, दैट इज़ 1। तो कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1 ही है, तो हमने निकालनी भी कंट्रीब्यूशन ही है, तो कंट्रीब्यूशन क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन क्या थी, 1/8 थी, और दूसरे की कंट्रीब्यूशन क्या आ गई, दैट इज़ 1, क्योंकि वो किसी के साथ भी शेयर नहीं हो रहा। तो इसी के साथ हमारा 6th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 7th क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये डेंसिटी के फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो इसके लिए आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। डेंसिटी के फॉर्मूले को याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जो ये थी जमना, यानी कि ZMNA। ओके, तो ये एक ट्रिक थी याद रखने के लिए इस फॉर्मूले को। अगर आपको नहीं याद या इसके बारे में आपको और स्टडी करना है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास ये कैसे बना। ओके, तो ये सारी ट्रिक्स आप इससे समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने 7th क्वेश्चन के साथ, जिसमें दिया क्या हुआ है सबसे पहले रीड करेंगे। दैट लिथियम हैज़ BCC स्ट्रक्चर। ओके, लिथियम के पास कौन सा स्ट्रक्चर है, BCC स्ट्रक्चर। तो हमारे माइंड में एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो कितने होंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स विल बी 2। तो 2 नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, यानी कि Z की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स डेंसिटी भी दी हुई है 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और क्या दिया हुआ है हमें,
दैट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास दिया हुआ है हमें, दैट इज़ 6.94 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो कैलकुलेट द एज लेंथ। एज लेंथ क्या होती है, दैट इज़ ए। ठीक है, ए हमारी एज लेंथ होती है क्यूब की, वो हमको फाइंड करनी है। एवोगैड्रो नंबर यानी कि एन की वैल्यू हमें गिवन है, अदरवाइज ये कांस्टेंट होती है, आप इसको याद भी रख सकते हो। इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। ओके, तो ये आप याद भी रख सकते हो। कई बार हो सकता है कि क्वेश्चंस में आपको गिवन हो, और अगर नहीं गिवन तो आपको अपनी याद ही रखनी होगी। ठीक है, वैल्यू। तो अभी हमें डेंसिटी का फॉर्मूला याद है, वो निकाल लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है, अगर आपने नोटिस नहीं की, कि यहाँ पे ये वाले जो यूनिट्स हैं और ये जो मास की यूनिट्स हैं दोनों डिफरेंट हैं। एक तो ग्राम में है और दूसरे किलोग्राम में है। तो हमें करना क्या है, देखो, या तो आप किलोग्राम वाले को ग्राम और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो ग्राम वाले हैं या तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने अपनी कैलकुलेशंस को ईजी रखने के लिए क्या किया है, जो किलोग्राम है उसको ही मैंने ग्राम और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको कन्वर्ट करने का इजी मेथड ये है कि किलोग्राम क्या है, ऊपर दिया हुआ है ना, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय, क्योंकि पर दिया हुआ है, पर का मतलब होता है डिवाइडेड बाय। ओके, सो पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो उसको डिवाइड कर दिया। अभी देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर। तो पूरा क्यूब दिया हुआ है, मीटर क्यूब दिया हुआ है ना, तो सेंटीमीटर भी क्यूब होगा। तो 100 का हम क्या कर देंगे, क्यूब। और जब इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यूनिट्स का तो सेम हो गया कि यूनिट्स सेम, जो कन्वर्जन्स हैं वो हो गई हैं। अब डेंसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, उसमें पुट करेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूले में पुट किया, ए क्यूब की वैल्यू लिखी, और ए क्यूब में इसका जो है हमने क्यूब रूट निकाल दिया है। तो देखो, इसका क्यूब रूट निकालना अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो बहुत इजी है, 1 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है ही नहीं तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगी जिसमें आप कैलकुलेशंस को इजीली कर सकते हो। जैसे इस क्यूब रूट को भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो उन कैलकुलेशन से। और आपको क्या करना है, आप जो मल्टीप्लिकेशंस हैं उनको भी इजीली कर सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन और क्यूब रूट फाइंड का मेथड एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और उसमें आपको जो मैं मेंशन करूँगी कि कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब तक आप इतना ही याद रख लीजिए कि आपको फॉर्मूला याद रखना है और बाद में कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर आपको बीसीसी स्ट्रक्चर की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि जो फॉर्मूला जेड की वैल्यू है वो 2 होगी। ठीक है, यही बेसिक फंडा था, और फॉर्मूला रखना था याद डेंसिटी का, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ओके, अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास 8th क्वेश्चन। तो ये 2015 नीट के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है हमको, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये क्वेश्चन ना बेसिकली मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको रिकॉल कराने थे कुछ डिफेक्ट्स जो हमने लास्ट में पढ़े थे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में, और जो इम्परफेक्शंस के स्टाइकोमेट्रिक नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़े थे, तो उसका ही मुझे एक बार रिकॉल कराना था। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को कंसिडर किया। अदरवाइज़ इस क्वेश्चन में एज सच कुछ ट्रिक या कुछ भी और कुछ नहीं है, बस आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए ही है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो उसका ए ऑप्शन जो है हमें दिया हुआ, दैट इज़ जो फ्रैंकल डिफेक्ट है डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें जो आयंस होते हैं वो लीव नहीं करते लैटिस से। ठीक है, आयंस जो हैं वो लैटिस से निकल के कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स में। ठीक है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स में। तो देखो, अगर चलो मान लिया कि वो लैटिस साइट में नहीं है, लेकिन है तो क्यूब के अंदर ही ना, तो इसका मतलब कि अगर आयन बाहर नहीं गए तो उसका मास भी सेम ही रहेगा, और अगर मास सेम रहेगा तो डेंसिटी भी सेम ही रहेगी। और अगर आपने जो फ्रैंकल डिफेक्ट है पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें जो डेंसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आता, ना ही वो डिक्रीज़ होती है और ना ही वो इंक्रीज़ होती है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ओके, फर्स्ट हो गया। देखो, इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से ही कर सकते हो। ठीक है, एज सच कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का, हम 1 बाय 1 उसको एलिमिनेट करते जाएंगे और फाइनल हमारे पास आंसर मिल जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट इज़ अ डिसलोकेशन डिफेक्ट।
ऑफ कोर्स। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन क्या किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो आयंस है ना वो गायब नहीं होते, वो लीव नहीं होते, वो डिसलोकेट हो जाते हैं। डिसलोकेट का मतलब है कि वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। जहाँ पे वो पहले लैटिस साइट पे थे वो लैटिस साइट में नहीं है, वो क्या है, इंटरस्टिशियल साइट में है, यानी कि वो डिसलोकेट हो गए हैं। ओके, इसलिए इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो देखो हमें करेक्ट स्टेटमेंट तो सेकंड ऑप्शन पे ही मिल गई, ठीक है, कि क्या है ऑप्शन, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है बी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप क्रॉस चेकिंग करने के लिए बाकी सारे ऑप्शंस को भी चेक कर लीजिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार एक से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं, जो ऑप्शंस हैं वो सही होते हैं। तो इसलिए हम अपनी क्रॉस चेकिंग करने के लिए ही बाकी सारे ऑप्शंस को स्टडी करेंगे। So next option is Frankel defect is found in the halides of alkaline metals। ये बिल्कुल ही गलत पॉइंट है, क्योंकि देखो जो फ्रैंकल डिफेक्ट है ना वो उन वाले कंपाउंड्स में मतलब ज़्यादा पाया जाता है जिनमें जो आयंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, यानी कि उनका साइज अगर कटायन इतना है तो मतलब अनायन इतना हो, या अनायन इतना है तो कटायन इतना हो, यानी कि उसके जो कटायन और अनायन के साइजेस हैं उनमें डिफरेंस बहुत होना चाहिए। लेकिन जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनमें अनायन और कटायन दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज़ के होते हैं। तो इस वजह से फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स में नहीं पाया जाता। ओके, सो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो अब बचा लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन में क्या है कि स्टॉकी डिफेक्ट जो है हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। तो आपको पता होगा कि स्टॉकी डिफेक्ट में या शॉर्टकी डिफेक्ट में होता क्या है, जो आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, वो एक वेकेंट साइट्स छोड़ जाते हैं हमारे पास। तो इसका मतलब आयंस का जो मास है वो रिड्यूस हो गया उतना, जितने गायब हुए, तो डेंसिटी के पे भी फ़र्क पड़ेगा, तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब शॉर्टकी डिफेक्ट है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो पड़ता है डेंसिटी पर, ज़रूर पड़ता है। तो इस वजह से ये वाला पॉइंट भी हमारा गलत हो गया। तो एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो सही बची थी स्टेटमेंट वो यही थी कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। ओके, तो ये इसका सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन इज, सबसे पहले रीड करते हैं। अ गिवन मेटल क्रिस्टलाइजेज आउट विद अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर है हैविंग एज लेंथ इज 361 पिकोमीटर इफ 4 atoms in one unit cell, what is the radius? So 4 atoms in a 1 unit cell, मतलब देखो नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कितने दिए हुए हैं, 4। तो इसका मतलब z की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, दैट इज़ 4। z की वैल्यू 4 दी हुई। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है ना बेसिकली वो कौन सी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, दैट इज़ FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और हमें पता है, सबसे पहले हम क्यूब ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पता, अगर आपने थ्योरी का कुछ भी कॉन्सेप्ट भूल गए हैं तो आपको रिकॉल हो जाएगा इससे। तो देखो ये है हमारे पास, ठीक है, तो ये है हमारे पास एक क्यूब। ठीक है, तो क्यूब के अंदर इस फेस पे एक एटम प्रेजेंट है, एक इस फेस पे प्रेजेंट है और एक इस फेस पे प्रेजेंट है। तो इसकी जो लेंथ होती है ये हमने निकाल रखी होती है कि ये √2a इसकी लेंथ होती है। लेकिन यहाँ पे देखो ये कैसे जॉइन है, ये जो फेस सेंटर के जो बीच की लाइन है ये ऐसे है, एक ये वाला कॉर्नर का रेडियस हो गया, जो एक इसका, ये बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एक ये स्फीयर, ये वाले कॉर्नर का स्फीयर, एक ये स्फीयर, एक ये तीनों स्फीयर्स हैं। इसका रेडियस 1r, ठीक है, ये 3 नहीं है, ये नहीं है, ओके। इसका 2 रेडियस हो गए ना इसमें से, क्योंकि एक डायामीटर ही हो गया पूरा। तो ठीक है, तो यहाँ से 2r प्लस यहाँ पे एक और r, ठीक है, 1r प्लस 2r प्लस 1r इज इक्वल टू 4r। सो √2a विल बी इज इक्वल टू
4r। तो यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, हमें रेडियस ही फाइंड करना है। ए की वैल्यू हमें दे रखी है, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में और कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं था ज़्यादा, लेकिन जो बेस फंडा था हमारा वो ये था कि आपको क्लियर होना चाहिए कि जो एफसीसी है उसके केस में रेडियस और एज लेंथ दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, एफसीसी के केस में अलग रिलेशन होता है और बीसीसी के केस में अलग रिलेशन होता है। बीसीसी के केस में क्या होता है, 4r विल बी इज इक्वल टू √3a। ओके, इसमें √3 होता है और उसमें √3 होता है और इसमें √2a होता है। ठीक है, आपको डिफ्रेंशिएट करना भी आना चाहिए। तो ये ही इस क्वेश्चन का बेस था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें रिलेशन क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़ फॉलो हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब क्वेश्चन ये है कि 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि सीजियम क्लोराइड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सीजियम का वो भी 8 है, क्लोराइड का भी 8 है, इज़ फाउंड टू चेंज इनटू 6:6 ऑन। मतलब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज़ कैसे होगा, सबसे पहले डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ नन ऑफ दिस, मतलब हम उस लैटिस को ऐसे ही बैठे रहने दें। ठीक है, ऐसे ही रहने दें, कोई भी चेंजेस ना करें, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ में कुछ भी चेंजेस नहीं करते, इन रियल लाइफ भी हम अगर किसी भी चीज़ में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर कोई भी चेंज एक्चुअल में नहीं आने वाला। ठीक है, या तो चेंज करने के लिए हमें बाहर से कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी, या आपको अंदर से ही कुछ चेंजेस करने होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से सीजियम क्लोराइड है, अगर आप बाहर से कुछ चेंजेस नहीं दोगे, उसको कुछ कंडीशंस नहीं दोगे, तो वो कभी भी खुद को चेंज नहीं करेगा। सो नन ऑफ दीज इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ओके, बोथ ए एंड बी, ये आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम ही है जिसमें बच्चे बहुत आपस में बिल्कुल ऐसे जुड़ जुड़ के बैठे हैं। ठीक है, और हम उस जो रूम है उसका जो फ़ैन है उसको ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, समर्स हैं और फ़ैन को हमने क्या कर दिया, ऑफ़ कर दिया। तो क्या ये बच्चे जो जुड़ जुड़ के एक साथ बैठे हुए थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे सेंटर में मान लो टीचर है, ये ऐसे बिल्कुल आपस में जुड़ जुड़ के बैठे हैं, तो क्या ये इतने सारे बच्चे ज़्यादा इकट्ठे होके बैठ पाएंगे, नहीं ना, हम आपस में दूर होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो एक पर्टिकुलर आयन से एटम्स क्या हुए, दूर दूर होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या हो गया, इसके आसपास कम एटम्स हैं, तो क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, डिक्रीज़। तो हमें क्या करना था, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज़ ही करना था। तो इसका मतलब कि जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो उस टेम्परेचर की वजह से उसके आसपास जितने भी एटम्स थे वो कम होने स्टार्ट हो गए, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 से क्या हो गया, 6। तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा है अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, देखो अगर अप्लाइंग प्रेशर से भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज़ हो गया, 6 हो गया, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर ना हुआ तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एटम है, इसमें हमने बहुत सारा प्रेशर लगाया, ये सारे उसके आसपास बैठे हैं एटम, बहुत सारा प्रेशर लगाया, तो क्या होगा उस प्रेशर से, ये पहले जितने थे ये उतने और ज़्यादा जुड़ के बैठ जाएंगे। अगर और ज़्यादा जुड़ के बैठेंगे तो खाली स्पेस बच जाएगी, खाली स्पेस आएगी तो दूसरे जो बाकी जो दूर दूर वाले एटम्स हैं वो भी इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे। तो इसका मतलब जब प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिक्रीज़ नहीं होता, वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, क्योंकि ज़्यादा एटम्स आ गए। लेकिन हमको क्या करना है, हमें तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको 8 से 6 करना है। इसका मतलब ये जो चॉइस है ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अगर ये ए वाली रॉन्ग हो गई तो ये भी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गई। ठीक है, इसका मतलब करेक्ट आंसर जो है वो है दैट इज़ बी। सो हम कोऑर्डिनेशन नंबर को घटा सकते हैं अगर टेम्परेचर को क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें। ओके, सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, सॉल्यूशन का चैप्टर, जिसमें पूरी जो थ्योरी है वो सॉल्व करेंगे और उसके साथ ही नीट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।